आइए बच्चों, आज आपको हम मिश्रण पार्ट 2 पर ले चलते हैं। और पिछले वीडियो में जैसा कि आप सबको अच्छे से हमने दिया था बेस, आज उससे आगे ले चलते हैं कुछ हार्ड प्रश्नों की ओर। एलिगेशन किसी भी चैप्टर में जाकर लागू हो सकता है, अर्थात कहाँ कहाँ से और किस तरह से, इस पर आइए देखिए। पहले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। एक व्यापारी के पास 800 किलोग्राम चावल है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ हो तो 8% लाभ पर वह कितना चावल बेचा। अब ऐसे में यहाँ पर ये 8% पर कुछ बेचा है और शेष 18% पर बेचा है। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो इस तरह से ये पहला भाग, दूसरा भाग। अब यहाँ पर लेकिन टोटल चावल पर इसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 14। यानी ये अलग अलग ज़रूर है, लेकिन अगर इनका कंबाइंड लिया जा रहा है, मिक्सचर का, मिश्रण का, तो वह कितना बता रहा है? 14%। अब इस तरह से ये यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ज़रा गौर कीजिए। 18 14 का क्या होगा? 4, और फिर 8 और 14 का क्या होगा? 6। बस यही आपका अनुपात बनता है। अनुपात आपका बन रहा है, सॉल्व कर दीजिए इसे। 2 दूनी 2 तियाँ। अब ऐसे में यहाँ पर आप इस पर भी ले सकते थे, इस पर भी ले सकते हैं। अगर हम अनुपातिक योग करें तो यहाँ पर योग के रूप में क्या मिलेगा? 2 + 3 यानी कितना? 5। जबकि योग के रूप में टोटल है कितना? 800। तो इस 800 को हम क्या करें? 800 को 5 से भाग दे दें ये, और जो आए जिसका पूछा जाए उसी से गुणा कर दें। यानी 8% पर क्या है? अनुपात 2। तो यहाँ पर 8% पर कितना चावल? तो ये 800/5, इसका अनुपात 2 है। ये क्या हो गया? 160, 16 दूनी 32, 320 kg आपका उत्तर हो गया। 320 किलोग्राम चावल इसने 8% पर बेचा है और शेष को 18%। अब यहाँ पर 16 तियाँ 48। अगर इसका देखा जाए 18% पर तो क्या हो जाएगा? ये 160 आया है काटने पर। 160 गुणे आप 3 कर देंगे, 16 तियाँ 48, 480 kg। अगर देखें तो दोनों मिल करके 800 kg हो रहा है। तो इस तरह से ये अनुपातिक योग से टोटल योग को आप भाग दे दीजिए, जितना आए बारी बारी गुणा कर दीजिए। तो आइए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न है तो साधारण ब्याज का, लेकिन यह एलिगेशन से कैसे लगता है, एलिगेशन का प्रयोग कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 40,000 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल वार्षिक ब्याज 3,520 रुपये हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो जरा गौर कीजिए, टोटल धन है कितना? 40,000 है ये। अब इसके 2 भाग, पहले भाग पर कितना रेट लग रहा? 8%, और दूसरे भाग पर कितना? 10%। जरा गौर कीजिए कि क्या कंबाइंड रेट आपको पता है? इसके पहले वाले प्रश्न में कंबाइंड पता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये कंबाइंड ब्याज है। ये जो 3,520 रुपया ब्याज है, ये टोटल रुपए का है। अगर टोटल रुपए का है तो हम टोटल का इसका रेट निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कुछ भी न करें तो हम कहेंगे कि 3,520 रुपया ब्याज है तो कितने का है? 40,000 का। ये क्या हो गए? भिन्न, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्याज 1 ही वर्ष के लिए था। अगर यहीं पर समय 2 वर्ष होता तो बट्टे 2 कर देते। तो अब यहाँ पर इस तरह से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। और अगर हम देखें
तो इससे हम लिख सकते हैं 500, ये 4 से भाग दे दें तो यहाँ पर 4 दहम हो जाएगा और 4 से इसे काट दें तो ये हो जाएगा 4 अठे 32, फिर 4 अठे 32 यानी 88/10, या इसको हम लिख सकते हैं 8.8%। ये क्या है? कंबाइंड रेट है। तो अब ये कंबाइंड है तो इसको हमने लिख लिया 8.8 है। यहाँ पर इनका डिफरेंस है, अब ये कंबाइंड है, दोनों का अलग अलग है, मिल गया, बस इसका डिफरेंस क्या हो गया 1.2 हो जाएगा और इनका डिफरेंस क्या हो गया 0.8 हो जाएगा। पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो ये 12 बनेगा और ये 8 है। इस तरह से 12 और 8 को अगर हम काट दें तो ये है 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, ये हमारा अनुपात बना। अब ये अनुपात है, अब देखो 8% का रेशियो क्या है 3, इनका हम योग कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग हमें मिलेगा क्या? योग मिलेगा 3 और 2 प्लस यानी 5। तो इस तरह से 8% का क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8% पर दिया गया धन। तो यहाँ पर 8% पर दिया गया धन बराबर हो जाएगा ये 40,000 बट्टे 5 गुणे इसका रेशियो कितना है 8% का 3 आया है। तो बस इससे काट दीजिए 8,000, 8 त्रिक 24,000 आपका उत्तर हो गया। इतना रुपए आपका आंसर है। यानी यहाँ 8% वार्षिक दर पर इसने 24,000 रुपया उधार दिया था, जबकि 10% पर इसका इसी में घटा दीजिए 40,000 में 16,000 हो गया। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हमने आपको स्टार्ट में बताया है कि कहीं भी अगर 2 अलग अलग समूह हों और उनका कंबाइंड दिया गया हो तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ प्रश्न में कह रहा कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75% है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 71% तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 78% हो तो कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात क्या है? प्रश्न में कई चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर स्टार्ट में क्या दिया है, पहले लड़कों का फिर दिया है लड़कियों का, लेकिन पूछते समय क्या लड़कियों को पहले किया है लड़कों को बाद में। इन्हीं सब चीज़ों पर गौर करना है। अब ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लड़कों को बॉय और लड़कियों को गर्ल लिखें तो अब यहाँ पर लड़कों का कितना है 71% और लड़कियों का है 78। अब यहाँ पर अगर इन सब का पूरे विद्यार्थियों के देखें औसत तो क्या मिल रहा है 75। ज़रा गौर कीजिए इनका डिफरेंस इधर होगा, कितना मिलेगा 3, और इनका डिफरेंस इधर होगा तो ये क्या हो गया 4। अब यहाँ पर अगर अनुपात में हम देखें तो यहाँ पर ये है अनुपात किसका है, लड़के और लड़कियों का अनुपात है। ये बॉय और गर्ल का अनुपात है। अब इसी को पूछा क्या गया है लड़कियों तथा लड़कों, तो अब आप इसे लड़कियों और लड़कों का अगर देखेंगे तो लड़कियों का क्या है 4 है, लड़कों का क्या है 3, यानी तुरंत उलट दिया जाएगा, ये 4:3 हो गया। यही ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर आप यहाँ पर ज़रा से गौर करें तो स्टार्ट में पहले लड़के बाद में लड़कियाँ हैं, और जबकि पूछते समय उसने लड़कियों को पहले कर दिया लड़कों को बाद में। तो हम अगर यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो पहले लड़के फिर लड़कियाँ लिख लिए, इतना उत्तर आया, हम उत्तर मार देते हैं कि ये यही वाला सही है, जबकि वहीं विकल्प में वो भी मौजूद होता है। तो पहले आपको ये दिया जाता है भ्रमित करने के लिए कि आप पहले से कर दें, जबकि आंसर आपका ये है। तो ध्यान रहे कि पूछा क्या गया है, उसी के क्रम में आपको आंसर देना है। आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न सब अलग अलग स्थान से हैं, कोई औसत का है तो कोई लाभ हानि का है तो कोई अन्य चैप्टर में जाएगा, लेकिन एलिगेशन एक ऐसी चीज़ है कि वह हर जगह लागू हो जाती है। केवल और केवल क्या होना चाहिए, 2 अलग अलग चीज़ें हों, उनका कंबाइंड दिया गया हो।
आइए इस पर देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 साइकिलों का क्रय मूल्य 8400 रुपया है। एक साइकिल को विक्रेता 12% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 16% हानि पर बेचता है। फिर कह रहा है कि यदि पूरे सौदे पर उसे 2% का लाभ होता है तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होंगे? तो इस तरह से यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, टोटल कितना है? 8400 रुपया है। ये इतना रुपया इससे 2 पर है, पहली साइकिल पर और दूसरी साइकिल पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली पर इससे क्या है? 12% का लाभ। लाभ को हम प्लस से दर्शाएंगे और हानि को माइनस से दर्शाएंगे, 16% की हानि। लेकिन कंबाइंड यानी पूरे सौदे में यानी पूरा मिला करके इसे 2% का लाभ है, तो लाभ को हम फिर प्लस से दर्शाएंगे, ये 2%। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हम इस साइड में और इनका डिफरेंस इस साइड में रखेंगे। ज़रा गौर कीजिए, ये +2 है और -16 है। ये -16 और +2 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ध्यान रहे, एक अगर प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस का योग कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस मीन्स अंतर। अगर 2 में -16 करेंगे तो ये +16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। यानी इनका अंतर क्या हो गया? 18। और इनका अंतर क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए 12 में 2 घटा दीजिए। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी घट जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी घटेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो जोड़ दीजिए। तो 12 में से 2 घटा क्या हो गया? 10। यही रेशियो इनका बना। ज़रा बताइए, अगर इसे देखें तो 2 9 2 5 ये रेशियो बन रहा है। ये अनुपात चाहे यहीं से हम इसी पर से ले लें और चाहे इसे और साइड करके लें। तो ज़रा गौर कीजिए, ये 9 5 होगा, 9 5 14 या 18 10 28, तो इसी पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर इनका हम 60 अनुपात लेंगे तो ये अनुपात हमारा बन रहा है क्या? ये 2 9 18 और 2 5 10। अगर इनका हम योग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये 9 + 5 = 9 5 14। और इस 14 हमारा जो योग आ रहा है, ये योग किसको प्रदर्शित कर रहा है? इतने को। तो अब यहाँ पर अगर अलग अलग पूछा गया है तो टोटल आप 8400 को भाग दे दीजिए इसी 14 से। 14 छंग यानी 600 आया। इसी 600 का इन्हीं में बारी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 6 9 54 यानी कि 5400 और 6 5 30 3000। ये पहली साइकिल का है। ये पहले का क्रय क्या हो गया? 9 × 600 यानी 5400 रुपया। और दूसरे का अगर देखें तो 5 × हो जाएगा 600। इस तरह से ये 3000 5400 मिल करके कितना हो जाएगा? 8400। यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह से आप योग कर लीजिए, टोटल योग में भाग दे दीजिए, जो भागफल आया बारी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया है। ध्यान रहे, अगर एक प्लस है एक माइनस है और फिर प्लस आ रहा है तो ध्यान में रहे कि एक माइनस एक प्लस होने पर जोड़ दीजिए, दोनों प्लस हैं तो घटा दीजिए, दोनों माइनस हैं तो भी घटा दीजिए। तो आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A तथा B का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना द्रव B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। कनस्तर में प्रारंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी? मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। जरा गौर कीजिए, ये प्रारंभिक अनुपात क्या है? ये A है और ये B है। ये प्रारंभ में 7 है तो ये कितना है? 5 है।
ये इनका अनुपात है, ये नया अनुपात इनका क्या बन रहा है, 7:9 हो जा रहा है। ये नया अनुपात है। देखिए अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो लंबा हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में जाएंगे, इसको x मानेंगे, फिर इसमें से ये निकाला जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर ये ड्रम है, इसमें ये मात्रा है, तो इसमें से ये कितना लीटर निकाला जा रहा है, दोनों द्रव निकल रहे हैं। ये समझने की बात है कि द्रव में जो भी 7:5 के रूप में है, इनमें से कितना द्रव निकाला जा रहा है, कितना मिश्रण, 9 लीटर। अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये मिश्रण है, मिला हुआ है, तो अलग तो है नहीं। अगर अलग नहीं है तो इसे आप द्रव अगर मिश्रित है तो अलग कर भी नहीं सकते। तो जब निकाला जा रहा तो निकलेगा दोनों निकलेगा, लेकिन आएगा कौन, द्रव भी। यानी जितना ये वाला निकल के जा रहा है उतना द्रव भी आएगा, और जितना भी जा रहा है उतना तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर यही समझना है कि अगर हम देखें डायरेक्ट में तो 7 5 12 है, ये कितना है 12, 12 में से निकल कितना रहा 9। अगर यहाँ पर हम द्रव ए की बात करें तो यहाँ पर टोटल 12 है, 12 में निकला कितना 9, जबकि ए है कितना 7। वास्तव में अगर 12 में से 9 निकल रहा है तो 7 में से कितना निकलेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये है क्या हो गया, 3 त्रिका 3 चौका, ये 7 त्रिक 21/4, 21/4 ये बता रहा है कि अब देखो इसी को समझने की ज़रूरत है। अगर इसको हम समझ सकते हैं कि यह 21 लीटर था, इसका चौथाई निकल गया, तो अब बताओ हमारी मात्रा क्या बन रही है, ये 21 लीटर आया कि नहीं आया। यानी टोटल प्रारंभ में द्रव ए हमारा 21 लीटर था, जिसमें ये प्रक्रिया करने पर इसका चौथाई निकल गया। तो हमारा उत्तर यही हो जाता है, प्रारंभ में द्रव ए कितना था 21 लीटर, यही हमारा आंसर है 21 लीटर। तो इस तरह से बहुत शार्ट आप पा जाते हैं। अगर यहीं पर हम द्रव बी की बात करते तो ये भी 9 है, 9 में से 12 में से 9 निकला तो 5 में कितना निकलेगा। इस तरह से ये 3/4 अर्थात ये क्या हो गया 15/4। ये बता रहा है कि अगर टोटल 15 लीटर ये था तो इसका 1/4 यानी चौथाई निकल गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगी, ये द्रव बी की मात्रा 15 लीटर हो गई और द्रव ए का क्या हो गया 21 लीटर। तो आंसर हमें मिल गया। जबकि अगर हम सिस्टम में जाते हैं तो ये काफ़ी लंबा पड़ता है। तो इस तरह से टोटल मात्रा हमारी 12 है, 12 में से निकला कितना है 9। तो अगर 12 में 9 निकला तो द्रव ए की मात्रा 7 है, 7 में निकला कितना 21/4। इसी को हम तोड़े ले रहे हैं कि अगर यह टोटल 21 लीटर था तो इसका चौथाई निकल गया। अब आंसर की जांच में अगर हम करना चाहते हैं तो यहीं से कर लेते हैं कि 21 का चौथाई क्या हुआ, इतना निकला, इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ करके रेशियो देख लीजिए, अखट से आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। प्रश्न के अनुसार परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पर, अर्थात ये टोटल मात्रा कुल मात्रा हमारा क्या था 100। अब वो चाहे लीटर हो, चाहे ग्राम हो, चाहे मिलीग्राम हो, एनी अगर कुल मात्रा 100 है तो इसमें अम्ल कितना है, ये एसिड यानी अम्ल 36% है। जबकि पानी कितना बच रहा है, 100 में 36 घटेगा तो 64 हो जाएगा। यानी पानी 100 में से 64 है और अम्ल 36, ये बता रहा है परसेंट यानी टोटल मात्रा 100। अगर कुल 100 है तो 100 में इतना इतना। अब चूंकि मिश्रण निकल रहा है
कितना 4 लीटर, तो 4 लीटर में ये अम्ल 36% है, 100 में 36 है तो 4 में कितना होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि निकाली गई मात्रा में अम्ल, तो निकाले गए घोल में अम्ल, तो यहाँ पर अम्ल 4 लीटर निकल रहा है, तो इसका हम 36% निकालेंगे, 36/100। तो इस तरह से 36 चौका 144, 1.44 इतना आया। और जब इतना आया तो चूंकि इतना निकल जाने के बाद पानी पुनः मिला दिया गया, तो ये मात्रा तो फिर से 100 बन गई। 4 लीटर निकला था, अब उसमें अम्ल गया, कुछ पानी गया, लेकिन जब पानी आ गया तो पुनः 100 बन गया। तो अब वहाँ पर जब यह पुनः पानी ला करके 4 लीटर डाल दिया गया, तो फिर से देखा गया अम्ल में सांद्रता कितनी बची है, 30। यानी जो पहले 36% था, यह अब कितना रह गई है, 30%। तो वास्तव में ये घटा कितना, ये कितना कम हुआ, 36 से घटकर 6% घटा। और ये 6% जो है यह कितने अम्ल के बराबर है, 1.44 के है। तो बस यही इतना आपको समझना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अर्थात यहाँ पर घट रहा है 6%, लेकिन रियल में निकला कितना है, 1.44, वह चाहे लीटर हो चाहे ग्राम हो। तो अब यहाँ 6% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, यही हमारा उत्तर हो जाता है। बस इसे हम लिखेंगे कि ये 6% ये बता रहा कि 6 है कितने में, 100 में, इसलिए 1.44 कितने में होगा, बस यही उत्तर। ऐसे में अगर इसका हम देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा, और 6 से अगर हम काट देंगे तो ये क्या हो गया, 24 छक्का 144, यही है पॉइंट इतना। तो x बराबर हो गया 24 लीटर, यही आपका उत्तर है। यानी प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी, 24 लीटर, ये चीज़ है। अब यहाँ पर सबसे बेहतर समझने वाली चीज़ ये है कि 100 में 36 अम्ल है, तो 4 लीटर निकल गया, तो उसमें तो अम्ल पानी दोनों गया, तो अम्ल कितना गया, अम्ल जा रहा 1.44। और उसके बाद नए जब आकर के मिलता है पानी, तो नया घोल में सांद्रता क्या हो गई, 30%, यानी 36 था वह क्या बन गया, 30%। पर देखें तो कितना घटा, 6%, लेकिन वास्तव में घटा कितना है, 1.44। तो अब यहाँ पर 6 है 100 में, तो 1.44 कितने में आपको उत्तर आ गया। तो आइए अगले प्रश्न पर, हो गया। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में कहा जा रहा है नमक तथा पानी के घोल में 15% नमक है। 15% किस पर देखा जाता है, 100 पर, यानी 100 अगर केजी है तो उसमें से 15 केजी नमक है। इस घोल से 30 केजी पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था। यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो परसेंट 100 पर देखा जाता है। अगर 100 है तो 100 में नमक कितना है, 30, ये 15 है। और पानी कितना है, 85 हुआ कि नहीं हुआ। अब पानी कितना उड़ा दिया गया है, 30 लीटर, 30 केजी पानी उड़ा दिया गया वाष्प के रूप में। अगर 30 निकल रहा है तो टोटल में निकलेगा, और यहाँ पर निकला है पानी, तब नमक कितना हो जाता है, तब इसका नमक का परसेंट क्या है, 20%। ये 15 85 था, यह 20 हो गया। अगर ये 20 हुआ तो ये कितना हुआ, 80 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो बनाएं इस तरह से, तो ये रेशियो हमारा क्या बनेगा, ये 5 3, तो ये क्या होगा, 17। यानी अगर ये है हमारा नमक है और पानी का हम नया रेशियो अनुपात देखें तो ये 3 है, तो ये 17 है, 3 और 17। लेकिन अगर बाद में देखें तो ये क्या है, 1 और ये क्या बन रहा है, 4, 1 और 4 बना।
ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर सोचने की बात है कि अगर घोल को गर्म किया गया तो पानी उड़ेगा या नमक? घोल को गर्म करने पर पानी ही तो उड़ेगा, नमक तो नहीं उड़ेगा। अर्थात नमक जितना पहले था उतना ही है, घटा तो क्या घटा? पानी। अब यहाँ पर देखो, पहले नमक कितना था? 3, लेकिन बाद में क्या बता रहा है रेशियो में? 1। लेकिन वास्तव में नमक उड़ा नहीं है। अगर नमक नहीं उड़ा है तो पहले जितना है उतना ही रहना चाहिए। अर्थात इसे हम पहले जितना बनाएं तो इसको 3 गुना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? 1 बनेगा 3 तो 4 क्या बनेगा? 12 बन जाएगा ये चीज़। अब जरा गौर कीजिए कि नमक नमक के बराबर हमने कर लिया कि नहीं? यानी नमक तो उड़ा नहीं, 3 था तो 3 है, लेकिन पानी कितना कम हो गया? 17 था, क्या बचा? 12। ये कितना कम हो गया? ये कम हो रहा है कितना? 5। लेकिन 5 वास्तव में किसके बराबर है? प्रश्न में 30 लीटर के। ये 5 किसके बराबर है? 30 लीटर के। तो बस यही 30 लीटर तो 1 बराबर कितना होगा? 6। इसलिए 100 बराबर यहाँ पर पूछा क्या गया? प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? तो हम देखेंगे कि 5 किसके बराबर है? 30 के। तो अब यहाँ पर 5 घट रहा है यहाँ पर टोटल घोल। तो अगर यहाँ पर हम देखें टोटल घोल हमारा है कितना? 17 3 20। बस यहीं से हम उत्तर ले लेंगे कि इनका योग कितना हो रहा है? 20 है। और इसी पर हम ले लेंगे कि अगर 5 दर्शा रहा है 30 को तो 20 कितने को दर्शाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 5 चौका कर दें, ये 30 चौका 120, यानी प्रारंभ में घोल की मात्रा 120 केजी थी, किलोग्राम। ये आपका उत्तर है। समझना यही है कि अगर 1 बराबर 6 तो 20 बराबर 20 छक्का 120। चाहे वैसे ले लो, चाहे सीधे सीधे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है 30 को तो 20 किसको? इसका ये 4 गुना तो इसका 4 गुना, 5 चौका तो 30 चौका 120 आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसको हमने रेशियो बनाया और रेशियो बना करके बेहतरीन तरीके से इसको हमने ले लिया। आइए, तो अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इस पर खूब अभ्यास कीजिए। और चीज़ें अगर कहीं थोड़ा सा दिक्कत करती हैं तो आप थोड़ा सा उसको रोकिए, रोक करके फिर बाइक चले जाइए और फिर से उसको देखिए, समझिए। एलिगेशन में मुख्य चीज़ हमने ये बताया कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, उनका कंबाइंड होता है और उसी के आधार पर बेहतरीन तरीके से हर जगह लागू होता चला जाता है। ये है आपका साधारण ब्याज में भी जाता है, प्रतिशत लाभ हानि में भी जाता है, औसत में जाता है, अनुपात में हर जगह छाया हुआ है। ये प्रश्न की कंडीशन बनती है तो अन्य जगहों पर भी काम समय चाल समय में भी लागू हो जाता है। तो प्रश्न की वैरायटी कैसी है उसी के आधार पर इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। इस पर अगर आया 2 कंबाइंड 2 अलग अलग हैं, उनका कंबाइंड है तो एलिगेशन तुरंत लगा करके हम आंसर ले लेते हैं और इससे हमारा समय बच जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों में। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। धन्यवाद।